Here we will discuss about the helping verb. हेल्पिंग वर्ब आखिर क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब के बारे में आज की वीडियो जो है ये पूर्णतः हेल्पिंग वर्ब के बारे में है। अगर एक बात आप लोग सोच लीजिए कि अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इज द सोल ऑफ द ग्रामर। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ग्रामर की आत्मा होती है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब को ही ग्रामर की आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछे व्हाट इज द सोल ऑफ द ग्रामर, तो आपका उत्तर यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब इज द सोल ऑफ द ग्रामर। हेल्पिंग वर्ब को ही ग्रामर की आत्मा कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, सभी हेल्पिंग वर्बों का कहाँ पर यूज किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाली हैं। पूरी की पूरी यह वीडियो जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में है। तो उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो, ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। And now we will discuss about the helping verb and their uses. हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आखिर होते क्या हैं तथा उनका प्रयोग कब, कहाँ, किस प्रकार से व कैसे किया जाता है। तो इनमें से कुछ जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसेंशियल है, सभी को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें से एक दो ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका यूज आपको पूरी ग्रामर में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। मतलब जिनको आप अगर नहीं जानते हैं तो भी काम चल जाएगा लगभग। आप जैसे ये आर्ट हुआ तो आर्ट का यूज आप लोग ग्रामर में बहुत ही कम देखे होंगे। आर्ट बहुत ही कम आप लोगों के नजर में आया होगा। आर्ट तक अभी तक शायद हो सकता है आप लोग बहुत मतलब जानकार हो तो आर्ट आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्ट का नाम ही पहली बार सुने होंगे कि आर्ट आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका मतलब आखिर ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जानते हैं। वर्ब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया था। वहां मैंने वर्ब को क्लासिफाई किया था, वर्ब को डिफाइन किया था। फिर यहाँ एक बार समझ लेते हैं कि आखिर वर्ब होती क्या है। देखिए वर्ब मीन्स, जैसे वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन हो जाएगी वर्ब इज द एक्शन वर्ड। लेकिन हिंदी में जब जहां पर कोई काम हो रहा हो, जैसे राम बाजार जा रहा है तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बाजार जाने का काम हो रहा है। अतुल आम खा रहा है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, आम खाने का काम हो रहा है। अखिल पढ़ रहा है, यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये सारे जो वर्ब हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। जो काम हो, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब का ही एक टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया, जो कि ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका सबसे बड़ा जो यूज है वह है ट्रांसलेशन में। उसके बाद अन्य ग्रामरों में इसका यूज धीरे धीरे करके आज तो बहुत हो चुका है। मतलब धीरे धीरे करके ग्रामर में इसका यूज तो पहले से ही था, लेकिन अब जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस का सीधा सीधा अर्थ ही चेंज कर देती हैं और उसके अर्थ के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आजकल लगाए जा रहे हैं। उनको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा इज, एम, आर, वाज, वर। जो ये हेल्पिंग वर्ब है 5, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम बी वर्ब कहते हैं। इनको सामूहिक रूप से कौन सा वर्ब कहा जाता है? टू बी। टू बी इसका यूज जो है हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वर्ब टू बी में। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो ट्रांसलेशन में वर्ब टू बी को क्या कहा जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर। इन सभी को सामूहिक रूप से वर्ब टू बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू बी कहा जाता है। अब बात आती है हैज, हैव, हैड। ये 3 अलग होता है ट्रांसलेशन इसका। इसके भी अलग अलग यूज होते हैं। जैसे हैज, हैव, हैड, इन तीनों का मतलब जब कोई चीज आपके पास हो तब इसका प्रयोग किया जाएगा। और ट्रांसलेशन में जैसे हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेशन में किया जाता है, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। तो इनका जो प्रयोग है इन सबका भी मतलब जितनी भी वर्ब हैं इन सभी का प्रयोग कई प्रकार से हो रहा है। अलग अलग प्रकार से इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। तो जिसे हम सबसे पहले समझते हैं इज, एम, आर, वाज, वर को समझते हैं। देखिए इज मीन्स होता है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हो, वाज मीन्स था और वर मीन्स थे। ये अलग अलग इनके थोड़े मायने होते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई स्पेशल मायने नहीं रखता है, स्पेशल अर्थ नहीं रखता है। इसके यूज के बेस पर हम इसको अलग अलग क्लासिफाई करते चले जाते हैं, अलग अलग वर्गीकृत करते चले जाएंगे। जैसे इज यहाँ पर तो इनका मतलब हो गया, हैज, हैव, हैड मीन्स तीनों का मतलब हो जाता है किसी चीज को अपने पास रखना। एटलीस्ट इतनी बातें तो हम लोग समझ ही गए कि इसमें से जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका किसी निश्चित स्थान पर प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। जब प्रयोग करते हैं ऐसा कह
पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है उनका यूज सिर्फ निश्चित स्थान पर नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम से होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव तथा हैड, ये तीन जो वर्ब है इनका हम प्रयोग करते हैं कब? एक तो इनका प्रयोग करते हैं जब कोई चीज आपके पास हो या ना हो, जैसे मेरे पास मार्कर है या मेरे पास मार्कर नहीं है, तो इन सभी स्थानों पर ऐसे ट्रांजिशनों में हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरा इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? आप जब कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हो या पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हो तो वहां पर भी हैज, हैव, हैड का यूज होता है। किस प्रकार से? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो सॉरी ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, वह उसने कुछ लिखा है, उसने कुछ लिखा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वहां पर ही हैज रिटन समथिंग, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। कुल मिलाकर इसका जो हैज, हैव, हैड का जो यूज है वो दो स्थानों पर हो रहा है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वह ये है कि इसमें से प्रत्येक जो हेल्पिंग वर्ब है उनका किसी निश्चित प्लेस पर यूज हो पाना संभव नहीं है, कर पाना संभव नहीं है, बता पाना भी संभव नहीं है। फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, इनका यूज कहाँ पर होता है? जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन सेक्शन में, अपने सेक्शन 2 में ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक वीडियो मेरी आएगी यूज ऑफ वर्ब टू बी, तो उस प्रकार के ट्रांसलेशनों में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग होगा, उस प्रकार के। अब यूज ऑफ वर्ब टू बी में उस प्रकार के ट्रांसलेशन कब किस कंडीशन में बनेंगे? जहां पर कोई काम ना हो रहा हो, जहां पर कोई काम ना हो रहा हो और लास्ट में है, हूं, हो, है, था और थी, थे, ऐसे करके आए और कोई काम भी ना हो रहा हो, तो ऐसे ट्रांसलेशनों को इज, एम, आर, वाज, वर से बनाएंगे। जब हम यूज ऑफ वर्ब टू भी पढ़ेंगे वहां पर ट्रांसलेशन बना सीखेंगे और अच्छे से रूल इसके समझेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मतलब मैंने जो कह दिया कि जहां पर है, हूं, ये सब अच्छी चीजें आ जाए तो वहां पर इज, एम, आर का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर हैज, हैव, हैड भी लग सकता है, वहां पर हैज, हैव, हैड भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये अलग अलग स्थानों पर इनका यूज होता है। बात आई हैज, हैव, हैड की, तो हैज, हैव, हैड का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कोई चीज आपके पास हो या ना हो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में इनका हम यूज करते हैं। बात आई शैल और विल की, इनका प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। कौन से टेंस में? फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस में होता है। बात आई शुड की, शुड का प्रयोग दो स्थानों पर होता है। एक शैल के पास्ट फॉर्म के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है, शैल के पास्ट फॉर्म के लिए। अब बात आई भाई शैल हमारा फ्यूचर में यूज होगा और कब फ्यूचरों में कभी पास्ट हो जाएगा? देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात है कि शैल जो हमारा होगा वह फ्यूचर टेंस में होगा। अब फ्यूचर का पास्ट क्या होता है? भविष्य का पास्ट क्या? जो चीज भविष्य में है उसका पास्ट क्या होगा? उसका पास्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हमारे ग्रामर में रूल है, नियम है। जैसे जब हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस एंड सीक्वेंस ऑफ द टेंस, वहां पर यह नियम है कि यदि आपका प्रारंभिक वाक्य पास्ट टेंस में हो तो पीछे वाला वाक्य चाहे जिस टेंस में होगा, चाहे जिस सेंटेंस में होगा, वह भी पास्ट में ही बनेगा। तो उस कंडीशन के लिए जब आपका प्रारंभिक वाक्य पास्ट टेंस में रहेगा तो आपका पीछे वाला वाक्य चाहे शैल, विल जब लगा होगा तो उसको पास्ट बनाने के लिए आपको शुड और विल के जगह पर वुड का प्रयोग करना होगा। तो इसलिए दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक शुड एक वुड। शैल के पास्ट फॉर्म के लिए शुड और विल के पास्ट फॉर्म के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। एक तो इसका ये हुआ। दूसरा जो है शुड का हमारा यूज चाहिए के अर्थ में शुड का यूज करते हैं। जब किसी चीज में लास्ट में लगा रहेगा चाहिए, तुम्हें समय से स्कूल आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम इन स्कूल, तो ऐसे चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग तो विल के पास्ट फॉर्म के लिए करेंगे। बात आई कैन और एक मे होगा। ये बात आई कैन और मे, इनके पास्ट फॉर्म के लिए कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है। कैन के पास्ट फॉर्म के लिए कुड और मे के पास्ट फॉर्म के लिए माइट का यूज किया जाता है। ये सिंपल इतनी बात करते हैं। कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग हम समझ लेते हैं, कुड और माइट का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैन का भी अर्थ सकना होता है और मे का अर्थ भी सकना होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं कि जब आप लोग को अपने क्लास में इंटर करना होता है तो बोलते हैं मे आई कम इन सर। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। तो वहां पर जब आप किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं, क्या मांग रहे होते हैं? परमिशन मांग रहे होते हैं। मतलब अगर आपका टीचर आपके परमिशन को डिनाई कर देगा तो आप अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वही आप ये बोले कि कैन आई कम इन सर, दोनों का अर्थ सकना होता है। मे आई कम इन सर का मतलब ही हुआ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और कैन आई कम इन का मतलब ही हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दोनों का अर्थ सकना ही हुआ। अगर आप बोलते हैं मे आई कम इन सर तो आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, और अगर आप बोलते हैं कैन आई कम इन सर तो आप उसको अपना साहस दिखा रहे हैं कि आप कहिए या ना कहिए मैं अंदर आ सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस समझिए, बड़ा माइनर डिफरेंस है दोनों में। फिर समझाते हैं।
अगर आप कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो आपका टीचर अगर आपकी परमिशन को डिनाई कर देगा, मतलब वो कहेगा नहीं आइए, तो आप अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उससे परमिशन मांग कर अंदर जा रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कैन आई कम इन सर, तो अगर आपका टीचर आपकी परमिशन को डिनाई भी कर देगा कि मैं नहीं बाहर रहिए, तब भी आप उससे परमिशन यहाँ पर नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पर आप यह कह रहे हैं कि आप कहिए या न कहिए मैं अंदर आ सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, ये मेरा साहस है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। कोई डाउट इसमें? और सकना का एक अर्थ कुड का भी प्रयोग होता है सकता के लिए, सकने के लिए, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाता है। पास्ट फॉर्म का यूज सीक्वेंस ऑफ द टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहां पर हम करेंगे। तब धीरे धीरे हम वहां पर जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वहां पर इन सारी चीजों को बेहतर यूज समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये सारी चीजें है क्या। यहाँ पर जनरली थोड़ा पढ़ रहे हैं। आर्ट और मस्ट, मस्ट का जो प्रयोग होता है वो अवश्य के अर्थ में किया जाता है। जैसे समझिए, मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, जैसे हम कहेंगे कि मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, आई मस्ट गो टू दिल्ली। यहाँ पर हम बोलेंगे आई मस्ट गो टू दिल्ली, तो मस्ट के पास्ट फॉर्म के लिए आर्ट का सिंपल यूज कर देते हैं। आर्ट का जनरली जो यूज है वो आज की ग्रामर में खत्म हो चुका है। आर्ट का और सैल का, इन दोनों का यूज आज की ग्रामर में कंप्लीटली खत्म हो चुका है। आज की ग्रामर में आर्ट की जगह पर मस्ट का और सेल की जगह पर बिल का यूज धड़ाधड़ हो रहा है। जिसे कहते नहीं है कि धड़ाधड़ यूज हो रहा है, मतलब अगर आप किसी सेंटेंस में सेल ना भी लगाएं, सिर्फ बिल ही लगा दें, तो भी आपका वो सेंटेंस कंप्लीटली सही रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई उसको काट नहीं सकता है। और आर्ट का प्रयोग भी ना करें, सिर्फ मस्ट लगाएं, तो भी आपका वो सेंटेंस कंप्लीटली सही रहेगा, उसे कोई काट नहीं सकता है। अब बात है जो सेल का यूज नहीं है, तो शुड का यूज, शुड का यूज मैंने एक और बताया चाहिए के अर्थ में करते हैं, मतलब शुड का यूज अभी है हमारी ग्रामर में, शुड का कहीं ना कहीं प्रयोग है, लेकिन सेल का प्रयोग खत्म हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तब भी कोई नहीं काटेगा, लेकिन अगर सेल की जगह पर आप बिल का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो भी किसी की हिम्मत नहीं है कि काट दे। सेल का प्रयोग करेंगे तो भी कोई नहीं काटेगा, लेकिन अगर सेल की जगह पर आप बिल का प्रयोग कर ले रहे हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं कि काट दे। सिंपल इतना। तो आई होप आप सभी को ये हेल्पिंग और मैंने जितनी भी बताई, इनके डिफरेंसेस, इनमें चेंजेस मतलब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को सब समझा पाया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसा कीजिए कि चैनल को शेयर वाले बटन पर क्लिक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के जो दोस्त लोग हों, उन लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुंच पाए, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।